सबसे पहले क्रेडिट किसको देना है? मौलाना साहब को देना है, बिलावल साहब को देना है, या किसको देना है? सवाई अख्तर मैंगल साहब के सबको क्रेडिट दे दें। ये तो हुआ आपकी बात का मुख्तसर तरीन जवाब। देखिए, आज का दिन बहुत अहम है, मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी अहम है और पाकिस्तान की तारीख़ में भी बहुत अहम है। मेरे लिए ज़ाती इसलिए कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बर्थडे है, मिनहाज साकिब की आज सालगिरह है। तो मुझे तो ये कभी नहीं भूलेगा कि बेटा आपकी सालगिरह वाले दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया पाकिस्तान की तारीख़ में जो कि सरीहन नहीं आना चाहिए था। देखिए, हमारा दिल बहुत चाहता है कि ये काम ना हो। एक होता है दिल का चाहना, विशफुल थिंकिंग, एक होता है हकीकत में क्या हो रहा है, और थोड़ी देर बाद हकीकत जो है वो मान ली जाती है। देखिए, अगर अली ज़फ़र साहब ने सबसे पहले कंसेंसस की बात करके दो तीन बातें की और उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि ये तरामीम मंजूर तो हो जानी है, तो मेरी जो रही सही थोड़ी सी भी थी ना कोई गुंजाइश वो जाती रही कि ये तो यानी अपोजिशन के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं, पीटीआई के जो है वो रहनुमा ये कह रहे हैं। उससे पहले मुझे दो तीन हैरान कुन बातों का पता लगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मौलाना साहब की। मौलाना साहब ने आज से इस वक्त से कोई 3-4 घंटे कबल ये एक फिक्रा बताया जिसके बारे में मैं अभी तक सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, उसका जहर निकाल दिया है। काले सांप को यानी ये तरामीम जो हैं, उन्होंने ये बताया कि उसमें से वो सारी शिकें निकाल ली हैं जो कि यानी अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि वो जो पहले था वो नहीं रहा, अब हो गया। लेकिन मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा था कि अगर आपको पता है कि ये सांप है तो आप सांप के सर को क्यों नहीं कुचलते? आपने उसके सिर्फ दांत तोड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे मौलाना साहब की इस बात से पता लगी कि ये वाकयातन सांप था, उसके दांत तोड़े गए हैं, लेकिन रहेगा सांप ही। देखिए, जिस सांप में से जहर निकाल लेते हैं, दांत तोड़ देते हैं, रहता तो वो सांप ही है। तो ये मौलाना साहब ने मुझे बातों बातों में ये बात बताई। अब आते हैं कुछ दो तीन बातें जो कि बड़ी दिलचस्प हुई, जो कि बड़े बड़े लीडर्स जो इस वक्त सेनेट में यानी तकरीर कर रहे हैं उन्होंने की। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यानी अली ज़फ़र साहब की। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे जय्यद ज़ीरक किस्म के वकील की तरह अलिफ से लेके ये तक बात की, लेकिन जो बुनियादी बात थी उन्होंने नहीं की। वो कौन सी बुनियादी बात थी? वो बुनियादी बात ये थी कि जिस आइन में आप तरमीम ला रहे हैं 26वीं, वो गैर आइनी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेनेट भी पूरी नहीं है, नेशनल असेंबली भी पूरी नहीं है, सेनेटर आपने अभी तक पूरे नहीं किए, उसके बाद आपकी मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। तो ये जो 2/3 अक्सरियत आप हासिल करेंगे, ये किस बेसिस पे करेंगे? आपने तो केपीके को, खैबर पख्तूनख्वा को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया अगर आपने उनके सेनेटर्स नहीं किए या उनकी मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली। ये बात सेनेटर अली ज़फ़र ने नहीं की। उससे मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो बुनियादी, वो तो उनको अच्छी तरह से पता है। मैडम शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि बिलावल साहब को उन्होंने कोट किया और कहा कि जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ था कि ये ऐसा करना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिन्होंने पढ़ी है, और कम से कम मेरे साथ जो दो बैठे हुए हैं इन्होंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, और उन तमाम लोगों ने पढ़ी है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसकी जो रूह है, उसके जो कोर में है, वो ये है कि एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी अलहदा रहेंगे, उनको सेपरेट करना, जो कि जमहूरियत की एक बुनियादी शनाख्त है। तो जब उन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा जी कौन सा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे यानी सेनेट से आवाज़ आई कि जी ये जो लोग हैं ये वज़राए आज़म को घर भिजवा देते हैं, वो जो अवाम का वोट लेके आते हैं। सवाल ये है कि ये 58(2)B के तहत जो लोग गए वज़राए आज़म घरों में, और वो किसने भेजे? वो तो किसी जज ने नहीं भेजे थे, वो तो प्रेसिडेंट साहब ने खुद भेजे। फिर दूसरी बात ये है कि ये वज़राए आज़म जिनको भेजा गया, क्या जजों ने भेजा? ये सारी बातें, एक एक बात का जवाब दिया जा सकता है। हमारा पैनल इस काबिल है कि इनमें से कोई भी जो बातें इन्होंने की हैं उसका जवाब दिया जाए। बॉटम लाइन क्या निकलती है? बॉटम लाइन ये निकलती है कि तमाम क्राइम
तमाम शवाहिद ये कह रहे हैं कि ये तरमीम 26वीं तरमीम जो है ये कबूल हो रही है। अब इसमें इस वक्त की आखिरी बात करूंगा, और वो मेरा एक ऐसा मसला है मेरी कौम का, मेरे पाकिस्तान का, हम सब का। हमें नजर आता है कि ये ऐसा हो रहा है, वो सच है, लेकिन फिर वो जब हो जाता है तो हमें तकलीफ होती है। वो तकलीफ किस बात की होती है? सादिक संजरानी साहब जब हुए थे तो तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन फिर क्या किया जाए? तो हम फिर यही करते हैं। बहसीयत कौम के हमारा ये एक तुर्रा इम्तियाज बन चुका है कि अगर कोई चीज़ आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, जोर ज़बरदस्ती के खिलाफ जा रही है, वो हम देखते हैं होते हुए, और उसके बाद हम कहते हैं, और हमारे सामने आइडियल जमहूरियत होती है। पाकिस्तान की तारीख में आइडियल जमहूरियत एक मर्तबा भी नहीं आई। इसके बाद फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि आपको अगर सिर्फ इसी फिक्रे की पता लग गई तो पता लगेगा ये तो होता है। तो ये चलता है हिसाब किताब। साफ नजर आ रहा है कि अब जज इंसाफ नहीं कर सकेंगे। आप उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे, साल के बाद ACR लिखी जाएगी, और अपनी मन मर्जियों से आपके जज लगेंगे। लगा लीजिए, जो थोड़ा बहुत अवाम का था भरोसा इंसाफ पे, वो इस तरमीम के पास होने के बाद वो भी जाता रहे। नजम साकिब साहब, इस फुल स्टॉप से आगे चले तो आज शरीर रहमान का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट फैसले करती है। तो जमहूरियत में तो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट को स्ट्रांग करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादी ये दलील देते हैं कि ये फैसले और ये तरमीम की जा रही हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है जहां तक उसका रोल है बहसीयत मुकन्नना के, लेजिस्लेशन के। लेजिस्लेट वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आइन की बात आती है तो उसमें भी वो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसेंसस, उसमें आप बाकी लोगों से बात करते हैं। ये जिस तरीके से, जिस उजलत में, और किसी ने कहा जी वो फलानी 19वीं तरमीम जो है वो बड़ी उजलत में की गई थी, लिहाजा उसको, तो वो उजलत में की गई थी, तो ये कौन सी आप यानी देर लगा रहे हैं? इसमें कौन सा आपने जो दूसरा व्यू पॉइंट है, तीसरा व्यू पॉइंट है? देखिए, एक छोटी सी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जब अपना चार्टर बदलते हैं ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत रसी, अरक रेजी होती है। आप सोच समझ के करते हैं। ये आप 24 करोड़ लोगों की जिंदगी किस तरीके से चलेगी, आइन की बात कर रहे हैं, इसमें कंसेंसस होना जरूरी है। और इसमें ये जो आपने बात की है ना कि आइन की सुप्रीमेसी, इसकी यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, वो सिर्फ कानून बनाने की हद तक है। जहां तक आइन की तशरीह का ताल्लुक है, जहां तक कानून की तशरीह का ताल्लुक है, तो मैं एक दफा फिर से याद दहानी करा दूं कि इसमें सुप्रीमेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। पीटीआई ने एतराज नहीं किया ना नजम साकिब साहब, एतराज नहीं किया, पीटीआई ने एतराज नहीं किया जब मौलाना के साथ खड़े होकर मौलाना ने कहा। कर रहे हैं, वो ओन कर रहे हैं, वो कहते हैं हुआ है, लेकिन हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसकी वजह से हम वोट नहीं करेंगे। नहीं, मैंने सब सुना है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता था कि जरा थोड़ा हाईलाइट हो जाए कि इसमें सारी जो, जिस तरह राव साहब ने कहा कि सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हैं। मैंने सिर्फ अख्तर मैंगल का नाम लिया था, तो राव साहब भी यही कह रहे हैं कि इसमें पीटीआई भी बदरजाए अतम मौजूद है। पहली बात तो ये है कि आने वाली हुकूमत की बात हम इस वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बज़ाहिर थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि इस हुकूमत को, जो कि मौजूदा हुकूमत है, 4 साल तक तो आप देखते ना कि बस ये देखें कि 4 साल तो मिल गए, भाई उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल रहा है, 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ है। आने वाली हुकूमत की बात करेंगे, आइंदा इलेक्शन की बात करेंगे। आइंदा इलेक्शन कब होंगे अल्लाह जानता है कब होंगे। और ये कहना कि जी ये वापस हो जाएगी, भाई क्यों हो जाएगी? इस वक्त की पार्लियामेंट अगर 2/3 से इसको मंजूर कर रही है तो कुछ देर तो लगेगी ना, कुछ देर लगेगी, उसकी बाद में बातचीत होगी। और अब जबकि ये तय हो गया कि इसमें सारी पार्टीज शामिल हैं बशमूल अपोजिशन के, तो फिर आइंदा आप कहां से लाएंगे? को बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे एमएनएज या सेनेटर्स? लिहाजा आइंदा की बात हम आइंदा करेंगे। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इस आइन के साथ जो कुछ आज तक होता रहा उसमें एक चीज का और इजाफा हो गया है। इस आइन को पहले हम सोचते थे कि जी वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, ये वो कर दिया। इस आइन की जो हैयत बदल दी है, जमहूरियत के स्ट्रक्चर को आपने बदल दिया है। आपने आइन जो तशरीह करते हैं उन लोगों को आपने सरकारी अफसरान बना दिया है। उनकी ACRs लिखेंगे आप, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। और कोई अगर बात भी हुई, मिसाल देता हूं यहां पे 199 जो है वो उसके तहत ये है कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की ज्यादती होती है
तो वो चला जाता है हाई कोर्ट में और एक रिट पिटीशन करता है, जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, और अगले दिन हेयरिंग लग जाती है और उसके बाद उसको जो है वो रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, ये यानी कोर्ट बताती है। अब देखने की बात ये है कि अदालत में आदमी जाता क्यों है। इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं ना कि जी ये MNAs जो हैं, सेनेटर जो हैं, ये कोई आईनी बात होगी, ये उसमें जाएंगे, फिर बेंच बनेगा, बेंच वाले के पास जाएंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इनको जरा एक तरफ रखिए, ये कोई 200-300-400 लोगों का मसला है। जो 24 करोड़ लोगों का मसला है वो ये है कि वो तो जाते ही हैं कानून के पास, अदालत में, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई होती है। और वो ज्यादती कौन करता है? वो कोई मजिस्ट्रेट करता है, वो कोई DC करता है, वो कोई पुलिस वाला करता है, किसी का बच्चा अगवा हो जाता है, किसी की बेटी के साथ खुदा न खास्ता ज्यादती हो जाती है, कोई चीज मिसिंग हो जाती है। वो सारे लोग जो हैं वो अब क्या करेंगे? वो किधर जाएंगे? तो आपने यक जुम्बशे कलम ना सिर्फ ये कि अपने लिए रास्ता हमवार किया, दूररस यानी नताइज को तो भूल जाइए ना। ये इस मुल्क में अल्लाह की करम नवाजी से मेरे कायद के बाद कोई ऐसा शख्स आया नहीं जो 3 साल के आगे देख सके कि 3 साल के बाद भी कोई जिंदगी होगी, 5 साल के बाद भी कोई जिंदगी होगी। वो जो सारे अवाम इसमें पकड़े जाएंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त की पार्लियामेंट को, क्या हुकूमत वक्त को अपने ये जो वक्ती फवायद हैं इनसे हट के कोई चीज नजर आ रही है? क्या इनको नजर आ रहा है कि ठीक है मर्जी के फैसले तो ले लेंगे, जजों को हमने सरकारी अफसरों की तरह डील करना है, और जब ACR लिखी जाती है ना, यकीन करो ज़ौक, सरकारी अफसर मेरे दोस्त भी हैं और कुछ थोड़ा सा मुझे इसका तजुर्बा भी है। जब आपको ये पता लगे ना कि आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होगी साल के आखिर में, तो कई किस्म की आपको जंजीरें पड़ जाती हैं। क्या आप इन्हें इंसाफ को जंजीरों में डाल दिया है? इस वक्त की आखिरी बात करूंगा कि ये आपने कर लिया, अगर ये हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं कि वाकई ये मंजूर हो रही है कि नहीं, लगता यही है, शायद ये कि हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि क्या अगले इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? क्या नून की साख जो है वो वापस आ जाएगी? क्या जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त नून के, क्या उनको एक और मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो सूरत हाल क्या होगी? क्या इसका किसी को अंदाजा है? चलें, आपने बेंच बना लिया, आइन को तो आप जब आपकी मर्जी आए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे? क्योंकि अवाम देख रही हैं, और ये 8 फरवरी के इलेक्शन ने बताया है कि अवाम ने बैंगन, आलू, गोभी, करेले, इन पे वोट दिए लोगों को, और ये देखा ही नहीं गया कि वो ज्यादातर तो अनपढ़ लोग हैं, उनको कैसे याद रहेगा? आपकी शरह खानदगी है कितनी? आपके कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो वो जो अवेयरनेस अवाम में क्रिएट हुई, जो हम सब ने देखा 8 फरवरी के बाद, अब 3 साल और गुजार दीजिए, तो आपके ख्याल में उस अवेयरनेस का मुकाबला कर सकेंगे ये सारे? मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा और अवाम जीतेंगे।